Okay, students, we are going to start our lecture. Let me share today's PPT. जी बेटा, कैन यू सी दिस PPT? नजर आ रही है आप सबको? जी बच्चों, it's our first lecture of this week and we are going to discuss constants, type of constants. Today's our topics are constants and types of constants. By the end of this lesson, students will be able to understand the concepts of constants. आपको पता चल जाएगा कि constants क्या हैं और उसकी types क्या है और constant किसको कहते हैं. But before going to that topic, we take a recap what we have studied in the previous lecture. हमने क्या पढ़ा था? Type declaration characters पढ़े थे, types of variables पढ़े थे. हम GW basic में variable discuss कर रहे थे. Variable क्या था? एक ऐसी value थी जो change होती रहती थी, इसलिए हम उसको वेरिएबल कहते थे. और वेरिएबल काम क्या करता था? वेरिएबल रैम में जाकर एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता था और उस टेम्पररी मेमोरी लोकेशन में क्या चीज़ें रखता था? उस टेम्पररी मेमोरी लोकेशन में वो इनपुट वैल्यूज़ रखता था, आउटपुट की वैल्यूज़ रखता था और आपके जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी हो गया या और कोई कैलकुलेशन हो गई, तो उनके रिजल्ट्स भी रखता था. उसको हम कहते थे ये वेरिएबल होता था. और जब भी वेरिएबल की नेचर कैसी होती थी? टेम्पररी होते थे. जब आपका कंप्यूटर या प्रोग्राम ऑफ हो जाता था तो वेरिएबल्स जो हैं वो क्लियर हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे. अब हमने देखा था कि जब भी हम वेरिएबल डिस्कस करते थे उसके साथ मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें अटैच होती थी. क्या चीज़ें अटैच होती थी? 4 होती थी. कौन-कौन सी थी वो चीज़ें? फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल का नेम होता था, वेरिएबल की टाइप होती थी, वेरिएबल का कंटेंट यानी जो उसमें डेटा होता था और वेरिएबल का एड्रेस होता था. अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें थी जो चेंज होती थी और कौन-कौन सी चीज़ें थी जो चेंज नहीं होती थी? तो वेरिएबल का नेम चेंज नहीं होता था, वेरिएबल की टाइप चेंज नहीं होती थी, वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होता था. सिर्फ़ जो वेरिएबल का कंटेंट है यानी उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो हम चेंज कर सकते थे, बाकी 3 चीज़ें चेंज नहीं कर सकते थे. तो अगर फर्स्ट करें कि मेरे पास ए में 10 वैल्यू है तो नेक्स्ट टाइम मैं ए में 20 स्टोर करवा सकता हूँ, 30 करा सकता हूँ, तो उसकी वैल्यू सिर्फ़ चेंज हो सकती थी. उसके एड्रेस, उसका नेम, उसका टाइप जो है वो चेंज नहीं हो सकती थी. तो ये हमारे पास वेरिएबल टाइप वेरिएबल से अब हमने उसको डिस्कस कर दिया था कि इसके डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ए के साथ परसेंट साइन लगा देता तो इसका मतलब था कि मैं इंटीजर्स को डिक्लेयर करने लगा हूँ. अगर मैं ए के साथ हैश साइन लगा देता था इसका मतलब है कि मैं अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने लगा हूँ. ए के साथ अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता था इसका मतलब मैं अब सिंगल प्रिसिशन वैल्यू को डिक्लेयर करने लगा हूँ. और अगर ए के साथ मैं हैश साइन लगा देता था तो इसका मतलब था कि मैं डबल प्रिसिशन वैल्यू को अब डिस्कस करने लगा हूँ और उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने लगा हूँ. तो ये 4 हमारे पास टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स थे जो आपको याद होंगे. इसके अलावा हमने पढ़ा था ये टाइप वेरिएबल की टाइप्स कितनी हैं, तो हमने टाइप्स भी देखी थी कि इसकी न्यूमेरिक टाइप भी होती थी, न्यूमेरिक वेर जिसमें इंटीजर्स भी आते थे और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी आती थी, यानी होल नंबर्स आते थे और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ आती थी. +20 भी हो सकता था, -20 भी हो सकता था, +100 भी हो सकता था, -100 भी. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी इसमें आ सकती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने 22/7 आ गया या 3.14 आ गया और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ इसमें आ सकती थी. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग वेरिएबल हमने देखा था. स्ट्रिंग क्या था जी? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था और इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम इन्वर्टेड कॉमा में या डबल कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज़ करते थे, लिखते थे, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता था. जिस तरह आपका नाम है, जिस तरह आपके घर का एड्रेस है, तो उसे हम कहते थे कि ये स्ट्रिंग बन गया है. तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. तो आज हम इससे थोड़ा-सा फर्दर और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर. अब इसमें एक स्टार्टर है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरो लेंथ स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग. अब हमें पता चल गया स्ट्रिंग क्या होता है जी.
स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसे हमने डबल कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज किया होता है, यानी उसको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी डिक्लेयर करता है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ के आए थे कि जब मैं ए के साथ डॉलर साइन लगाता हूँ, इसका मतलब मैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहा हूँ, और स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए वो मेमोरी में कितनी स्पेस बनाता था, जितना स्ट्रिंग का साइज होता था। अगर मैं अली नाम को वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अली की वो 3 बिट्स कैरेक्टर बनाएगा, यानी कि 3 इसके कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर के हिसाब से स्पेस एलोकेट कर लेगा। लेकिन अगर मैं उस इन जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं स्ट्रिंग के, उसमें कोई वैल्यू ही ना रखूँ, यानी ब्लैंक रखूँ, खाली रखूँ, कोई वैल्यू ना आए, तो उसे मैं कहूँगा कि ये ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग है, यानी इसमें कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है। डबल कोटेशन मार्क्स स्टार्ट में भी हैं, डबल कोटेशन मार्क्स एंड में भी हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग है या एम्प्टी स्ट्रिंग है। जी बच्चों को ज़ीरो लेंथ का पता लगा आपको? किधर है अयान इकबाल? अयान इकबाल बेटा किधर है? आवाज आ रही है आप यस सबको? ये यस सर, आवाज आ रही ये है। शरारतें किसने शुरू कर दी हैं? किसने शरारतें शुरू कर दी हैं? आप 3 स्टूडेंट्स हो आप। तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग मीन कि हमने स्टार्ट में कोटेशन मार्क्स भी लिख दी हैं, डबल कोटेशन लगा दी हैं, एंड में भी डबल कोटेशंस लगा दी हैं, लेकिन उनके दरमियान हमने करेक्टर्स कोई नहीं लिखे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये अंदर से स्टार्ट से भी और एंड से भी कोटेशन मार्क्स के अंदर बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई करेक्टर नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कि ये जीरो लेंथ स्ट्रिंग है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें कोई नहीं। और इसका फायदा क्या होता है जीरो लेंथ स्ट्रिंग का? जीरो लेंथ स्ट्रिंग का फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल अपना नेम एंटर करेंगे, अपना एड्रेस एंटर करेंगे, तो वो उन कोटेशन मार्क्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, यानी जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही वो स्पेस मेमोरी में बनाकर उस कोटेशन मार्क्स के अंदर आपके स्ट्रिंग को एडजस्ट कर लेगा, उसको उसमें पुट कर देगा। तो इसे कहते हैं, ये हमारा जीरो लेंथ स्ट्रिंग है या एम्प्टी स्ट्रिंग इसको कहेंगे। और इसमें ये देखें, ये स्टार्ट का कोटेशन मार्क है और ये एंड का कोटेशन मार्क है, इन दोनों को मैंने लिख दिया, लेकिन इसके दरमियान मैंने कोई करेक्टर इंसर्ट नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जीरो लेंथ या एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें हमने कोई भी नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम में, तो वो इन दोनों कोटेशन मार्क्स के दरमियान में आ जाएगी, यानी उस हिसाब से ही हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपनी मेमोरी को एलोकेट कर लेगा। बाकी भी हमने डिस्कस की थी कि जो टीजर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, परसेंट साइन लगाते हैं, वो 2 बाइट्स लेता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स या सिंगल प्रिसीजन वैल्यू जो है 4 बाइट्स लेते हैं, और हैश साइन जो डबल प्रिसीजन है वो 8 बाइट्स मेमोरी की एलोकेट करता है। लेकिन जो स्ट्रिंग है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल 3 कैरेक्टर्स है तो 3 की स्पेस बना लेगा, अगर 5 है तो 5 के हिसाब से स्पेस बना लेगा, यानी जितनी आपकी स्पेस है स्ट्रिंग की उतनी ही बना लेगा, इसकी कोई फिक्स स्पेस नहीं होती। लेकिन अगर हम उन स्टार्ट और एंड के दरमियान, इन कोटेशन मार्क के दरमियान कोई करेक्टर ही ना दें, तो हम कहेंगे कि जीरो लेंथ करेक्टर है या एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई। तो ये जस्ट एक नॉलेज के लिए था। अब आप देखते हैं जी, आपके हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं। हमने दो वैल्यूज पढ़ी थी, पहले हम वेरिएबल पढ़ के आए थे। वेरिएबल क्या होता है जी? जो वैल्यू वेरी करती है, जो बदलती रहती है। और कांस्टेंट उसका ऑपोजिट है, यानी वो वैल्यू है जो फिक्स रहती है और वैल्यू चेंज नहीं होती। द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि जो वैल्यू फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने पाई की वैल्यू यूज करनी है, आपने पाई की वैल्यू लिख दी 3.14, तो अब 3.14 वैल्यू आपके पूरे प्रोग्राम में इसी तरह रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। और जब आप नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम चलाएंगे, जब भी 3.14 ही रहेगी, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट्स हैं।
और वेरिएबल की तरह इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं। जिस तरह कांस्टेंट वेरिएबल के हमने 2 टाइप्स डिस्कस की थी, इस तरह कांस्टेंट्स की भी 2 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक टाइप है न्यूमेरिक कांस्टेंट है और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब न्यूमेरिक का भी आपको पता है और स्ट्रिंग का भी आपको पता है। न्यूमेरिक क्या है जी? न्यूमेरिक नंबर्स को कहते हैं, न्यूमेरिक नंबर से निकला है और नंबर्स कौन से होते हैं जी? 1 2 3 4 होते हैं। यानी ऐसे कांस्टेंट जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हों और न्यूमेरिक वैल्यूज भी दोनों तरह की हों, यानी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ऐसे वैल्यूज को जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हो, वो ऐसे कांस्टेंट को हम कहेंगे कि ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से हैं जी? जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। और न्यूमेरिक किससे निकला है? नंबर से निकला है। यानी कि ऐसे कांस्टेंट जिसमें हमारे पास नंबर्स मौजूद हों। अब नंबर्स क्या हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे नंबर्स हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो ऐसे कांस्टेंट जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद हों, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे नेगेटिव हों, उसको हम कहेंगे कि ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट वो क्या कहता है जी? न्यूमेरिक कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। अब इन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उसका मॉडुलस ले सकते हैं। यानी ये सारे काम आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं और नंबर्स कौन से कांस्टेंट होते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। तो ये सारा काम आप इस न्यूमेरिक कांस्टेंट में कर सकते हैं। तो अब हमें न्यूमेरिक कांस्टेंट का ही पता लग गया और न्यूमेरिक में मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिक में 2 चीज़ें आती हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी आते हैं। अब इंटीजर्स को किसको कहते हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो होल वैल्यूज़ होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, उनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 2000, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, यानी कि समझें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में नहीं लिखी हुई, ये होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल या पॉइंट नहीं आता। तो ऐसी वैल्यू को हम कहेंगे कि ये इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट हैं, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। लेकिन याद रखना है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलहदा कोई वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ, वो इन्हीं इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ही कवर हो जाता है। तो याद रखना, इंटीजर कांस्टेंट कौन से हैं जी? इंटीजर कांस्टेंट वो हैं जिनके अंदर होल नंबर्स आते हैं, कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू नहीं आती और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज इसमें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, +56 आ गया, -678 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। अब इसके साथ आपको पता है, मैथ्स में भी आप पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ हम पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? पॉजिटिव 8 है और ये क्या है? पॉजिटिव 4 है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहेंगे कि ये इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट्स। अब सिंगल प्रिसिशन हम पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स तक वैल्यू हो, यानी कि हमारे पास वैल्यू जो एक्यूरेट आएगी, जो आंसर सही आएगा, वो डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। तो हम आपको पता है कि जब हम पाई की वैल्यू भी लेते हैं, 22/7 लेते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं जनरली 3.14। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो 3.145789 इस तरह एक लॉन्ग वैल्यू हमें आंसर मिलता है। तो हम उसको प्रिसाइज करने के लिए 3.14 लिख लेते हैं। तो अगर मैं डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स ले लेता हूँ, 3.145678 तक ले लेता हूँ, यानी कि डेसिमल के बाद 6 कैरेक्टर तक मैंने उसकी वैल्यू को ले लिया, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। सिंगल प्रिसिशन एक्यूरेट कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो अगर मैं 6 कैरेक्टर्स तक डेसिमल के बाद वैल्यू ले रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट कहलाएगा।
और डेसिमल के बाद हम इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेते क्यों हैं? मैंने 22/7 जो पाई है, उसकी वैल्यू 3.14 भी है, लेकिन मैं 3.14, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी ले सकता हूँ। डेसिमल के बाद हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे, उतनी हमारी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब मैं 3.14 ले रहा हूँ, ये वैल्यू एक्यूरेट है, लेकिन 3.14, 5, 6, 7 जो है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा ठीक वैल्यू है। तो डेसिमल के बाद जितने हम ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे, जितने ज़्यादा हम कैरेक्टर्स इंक्लूड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है, जो आंसर है, ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। इसलिए हमने सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करवाया है। सिंगल प्रिसिशन में क्या होता है जी, डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स तक हम ले सकते हैं, और डबल प्रिसिशन में क्या होता है, अप टू 16 या 17 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं डेसिमल के बाद। तो उसको कहते हैं हम डबल प्रिसिशन है। सिंगल प्रिसिशन में क्या है जी, अप टू 6 कैरेक्टर्स तक, यानी डेसिमल के बाद अब ये देखें 3.269312, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल प्रिसिशन वैल्यू, क्योंकि इसमें वहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स आए हैं, यानी कि अप टू 6 कैरेक्टर्स तक हमारी सिंगल प्रिसिशन वैल्यू होती है। अगर ये 6 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाते, तो फिर हम इसमें किसको काउंट कर लेते? हम कहते हैं ये डबल प्रिसिशन वैल्यू बन गई है। लेकिन अब चूँकि ये डेसिमल के बाद 5 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। और ये भी हमारे पास 4.26, ये भी अप टू 6 डेसिमल के अंदर-अंदर है, इसलिए 4.26 भी सिंगल प्रिसिशन है। और ये डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये भी सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। तो अप टू 6 कैरेक्टर्स तक जो वैल्यू होंगी, हम उसे कहेंगे सिंगल प्रिसिशन, और उससे ज़्यादा हो जाएँगी तो वो हम देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं। अब ये देखें, एक्स्पोनेंशियल को उसने यूज़ किया है ई साइन से, सच एज़ 3.15 ई माइनस 04। इसका क्या मतलब है कि ये एक्स्पोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें, तो हम कहेंगे कि 3.15 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। तो ई किसको शो कर रहा है? एक्स्पोनेंशियल फॉर्म को शो कर रहा है कि ये हमारी एक्स्पोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन किस फॉर्म में है? सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट में। क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 4 तक आ रहे हैं, यानी 1 2, और ये 10 की पावर -4 है, यानी कि 10 के बाद हमारे 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद। तो ये भी हमारे पास सिंगल प्रिसिशन है, लेकिन किस फॉर्म में है? एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में है। और ये हमारे पास सिंगल प्रिसिशन है, और ये एक्सक्लेमेशन साइन किसको शो करता है? एक्सक्लेमेशन साइन हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सिंगल प्रिसिशन वैल्यू उसको शो करता है। तो अगर मैं 56.4 एक्सक्लेमेशन मार्क लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि 56.4 जो है, 4 के बाद 6 डेसिमल तक वैल्यू है, यानी कि ये सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। 6 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट्स में डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकते हैं, एक्यूरेट हो सकती है। तो अगर एक्सपोनेंशियल में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, इसमें भी हमारे पास डेसिमल के बाद 4 हैं, और इसमें देखें डेसिमल के बाद इसमें भी 6 से कम है, यानी कि 1 है। तो ये भी हमारे पास सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है, और ये भी हमारे पास सिंगल प्रिसिशन वैल्यू है। जी बच्चों को सिंगल प्रिसिशन का पता लगा है? किस-किस को पता लगा है? जी कहाँ है सारे? मुझे आफाक किधर है आफाक? यस सर। सर और इधर ही हूँ। और अयान? सर जी लग गया पता मुराद। जी, अच्छा पता लग गया आपको, बाकी किसको नहीं पता लगा पूछ ले मुझसे। क्योंकि सिंगल प्रिसिशन का आपने एक पॉइंट याद रखना है कि डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स तक, 6 कैरेक्टर्स तक अगर वैल्यू होंगी, तो हम उसे सिंगल प्रिसिशन कहेंगे। अगर 6 से ज्यादा होंगी, तो उसको हम डबल प्रिसिशन कैरेक्टर कहेंगे। और प्रिसिशन का क्या मतलब है? एक्यूरेसी, यानी कितने नंबर्स तक ये वैल्यू सही हो सकती है, एक्यूरेट हो सकती है। तो सिंगल प्रिसिशन अप टू 6 कैरेक्टर्स तक डेसिमल के बाद करेक्ट हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ लेने का क्या फ़ायदा है? डेसिमल के बाद जैसे ज़्यादा वैल्यू लेते जाएँगे, हमारी जो आंसर है, हमारा जो रिज़ल्ट है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। उसमें कोई एम्बिग्युइटी या किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ सकता। तो ज़्यादा अगर हमने एक्यूरेट वैल्यू लेनी हो, ज़्यादा करेक्ट वैल्यू लेनी हो, तो हम डेसिमल के बाद ज़्यादा इंटीजर्स या वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं।
तो अगर सिंगल 6 तक है तो उसे हम कहेंगे ये सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, डबल प्रिसिशन कांस्टेंट। अभी सिंगल में हमने पढ़ा है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 6 कैरेक्टर्स तक आने चाहिए तो हम उसे कहेंगे कि सिंगल प्रिसिशन है। लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 17 कैरेक्टर्स अप टू 17 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पे अगर 17 तक मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उसे क्या कहूंगा कि ये डबल प्रिसिशन कैरेक्टर है, यानी 6 से बाद आगे जितने भी चलेंगे और 17 तक उसको मैं कहूंगा कि ये डबल प्रिसिशन वैल्यू है। तो डबल प्रिसिशन वैल्यू इसका मतलब है कि सिंगल प्रिसिशन वैल्यू हमारे पास तो एक्यूरेट थी, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट क्या वैल्यू आ गई है, उससे ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू आ गई है डबल प्रिसिशन। क्यों डबल प्रिसिशन ज्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं, यानी कि 17 तक होते हैं। तो जितने ज्यादा डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू, हमारा आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट और क्लियर आता जा रहा है। तो इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि डबल प्रिसिशन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल प्रिसिशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब कहता है जी, डबल प्रिसिशन कांस्टेंट में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एक्सपोनेंशियल में हम इसे क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। अब इधर मैंने गलती से जीरो लिखा हुआ है लेकिन ये जीरो नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, डी है। इसको मैं कहूंगा -5.32316 डी और -0 सी। इसका मतलब है कि -5.32316 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस वो 6 से ज़्यादा हैं। तो हम इसको किस में कंसीडर करेंगे, हम इसको डबल प्रिसिशन वैल्यू में कंसीडर करेंगे। और डबल प्रिसिशन वैल्यू को उसने एक्सपोनेंशियल में किस डिजिट से रिप्रेजेंट किया है, डी से रिप्रेजेंट किया है। इसको जीरो नहीं समझना, इसको डी समझना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जीरो भी हमारा डी है। इसको मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। तो ये डी है। जिस तरह हमारे पास सिंगल प्रिसिशन में ये देखें ई है और हमने इसको यहाँ ई लिखा है 3.15 इंटू 10⁻⁻4। तो ई को हमने करना है 10 रेस पावर। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ जो डी आएगा उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 10 रेस पावर, यानी -5.32316 डी की जगह लिखना है इंटू 10⁻⁻6। तो -6 जो है वो 6 से ज्यादा है, क्योंकि ये भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये 6 से ज्यादा हो जाते हैं, यानी किस रेंज में चले जाएंगे, ये डबल प्रिसिशन कांस्टेंट्स की रेंज में चले जाएंगे। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी अगर लिख रहे हैं तो हम डी लगाएंगे और उसको कहेंगे कि ये डबल प्रिसिशन कांस्टेंट्स हैं। या हम इसके साथ हैश साइन जो पहले हम पढ़ के आए हुए हैं कि सिंगल प्रिसिशन के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वो अप टू 6 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट्स तक करेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। और जो डबल प्रिसिशन मार्क्स है, डबल प्रिसिशन मार्क्स हैश को शो करते हैं, हैश किन वैल्यू को शो करता है, डबल प्रिसिशन को। और डबल प्रिसिशन जो है वो डैश के बाद, पॉइंट के बाद अप टू 17 कैरेक्टर्स तक, यानी कि ये हमारे पास डेसिमल है, इसके बाद 17 कैरेक्टर्स तक ये वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है। तो हमने 17 कैरेक्टर्स लिखने के बजाय यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक हैश साइन लगा दिया जो शो कर रहा है कि जी ये वैल्यू हमारे पास डबल प्रिसिशन वैल्यू है। जी बच्चों, डबल प्रिसिशन का पता लगा है सबको कि नहीं पता लगा? किसको पता लग गया है, किसको नहीं लगा? ये समझ आ गई है। ठीक है, सिंगल प्रिसिशन याद रखना है कि आपने डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 6 कैरेक्टर्स तक, 6 डिजिट तक लेने हैं। लेकिन अगर आप 6 से ज़्यादा ले लेते हैं डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, तो वो हमारी डबल प्रिसिशन वैल्यू काउंट होगी और वो कहाँ तक चलेगी, अप टू 17 डिजिट्स तक, यानी 17 कैरेक्टर्स तक। और ये हम ज़्यादा डिजिट्स क्यों लेते हैं डेसिमल या पॉइंट के बाद, मैंने आपको बताया है कि जितने ज़्यादा हम डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हम नंबर्स लेंगे, डिजिट्स लेंगे, हमारा आंसर या रिजल्ट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो डबल प्रिसिशन वैल्यू जो है ज़्यादा एक्यूरेट होंगी
सिंगल प्रिसिशन वैल्यू कम एक्यूरेट होंगी। तो अगर हम उससे भी कम ले लेते हैं 3.14 ले तो हमारी और कम एक्यूरेट हो सकती है। तो जितने ज़्यादा हम डेसिमल वैल्यू उसमें ऐड करेंगे हमारे पास, डेसिमल के बाद डिजिट्स ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू का आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। तो ये हमारे पास डबल प्रिसिशन था। अब स्ट्रिंग प्रिसिशन, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग आपको पता चल गया क्या था जी। स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर था, कैरेक्टर्स होते थे जो किस में एनक्लोज होते थे उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते थे। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है, ये स्टार्ट का एक कोटेशन मार्क है, ये एंड का कोटेशन मार्क्स है और इसके दरमियान हमने लिखा है 28 मई 1998। अब मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था जी कि ये देखें, ये स्टार्ट का कोटेशन मार्क है और ये एंड का कोटेशन मार्क है, लेकिन इसके सेंटर में कोई हमने करेक्टर्स इंक्लूड नहीं किए, तो इसलिए इसको जीरो लेंथ कहा है। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर स्टार्ट का कोटेशन मार्क है और एंड का कोटेशन मार्क है और इसके दरमियान हमने ये करेक्टर लिखे हुए हैं। इस तरह ये स्टार्ट का कोटेशन मार्क है, ये एंड का है और इसके दरमियान हमने करेक्टर्स लिखे हुए हैं। ये एंड का है, ये स्टार्ट का कोटेशन मार्क और ये हमने लिखे हुए हैं, और ये एंड का और ये है और इसके दरमियान हमने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो अगर इन दोनों स्टार्ट और एंड कोटेशन मार्क्स के दरमियान हम कैरेक्टर्स नहीं लिखते तो वो हमारा जीरो लेंथ कैरेक्टर कराएगा या एम्प्टी स्ट्रिंग कराएगा। लेकिन ये सारे स्ट्रिंग्स एम्प्टी नहीं है। और स्ट्रिंग को हमने डिफाइन कैसे किया है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। अब वो कहता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। याद रखना है कि जब भी आप इस स्टार्ट और इस एंड कोटेशन मार्क्स के दरमियान में जितने भी कैरेक्टर्स लिखेंगे वो 255 तक होने चाहिए। ये स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होगी, ये भी एक कैरेक्टर। इसका मतलब है इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो 11 कैरेक्टर्स में आपने ये स्पेस भी काउंट करनी है। तो जितने ज्यादा आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं आप करेंगे, लेकिन याद रखना है कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 255 कैरेक्टर्स आ गए हैं, स्ट्रिंग आ गए हैं, जिसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। अब और देखते हैं जी हमारे पास ये स्ट्रिंग, ये मैंने आपको एक लिंक सेंड किया हुआ है, इस लिंक को आपने देखना है, इसमें वीडियो देखनी है। उसमें वो आपको टाइप्स बताएगा और टाइप कॉन्स्टेंट्स की डिफाइन करेगा और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स बताएगा। तो ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इसकी भी और इससे भी। होम असाइनमेंट आपने करनी है, आपने प्रीवियस होम असाइनमेंट भी लिखनी है, और यहाँ भी आज जो हमने डिस्कस किया है, हमने कांस्टेंट डिस्कस किया है, हमने टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स को डिस्कस किया है। तो ये हमने अपनी होम असाइनमेंट के तौर पे नोटबुक पे लिखना है। ठीक है बच्चों, आज को रैप अप करते हैं कि हमने कांस्टेंट पढ़ा है। कांस्टेंट क्या है जी, ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं होती, यानी ये वेरिएबल की ऑपोजिट है। वेरिएबल चेंज हो सकता है और हमारी ये कांस्टेंट जो है ये चेंज नहीं हो सकते। और टाइप्स और कांस्टेंट्स की मैंने क्या बताया, कितनी टाइप्स हैं जी, इसमें इंटीजर कांस्टेंट भी है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट नंबर से निकला है, जिसमें नंबर्स की वैल्यू आती है, और नंबर भी दो टाइप्स के उसने आपको बताए हुए हैं कि सिंगल प्रिसिशन वैल्यूज आ गई हैं और डबल प्रिसिशन वैल्यूज आ गई हैं। सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट कौन से हैं, जिसमें डेसिमल के बाद अप टू 6 कैरेक्टर्स तक वैल्यूज इंटीजर्स या डिजिट्स होने चाहिए। अगर 6 कैरेक्टर्स तक हैं तो वो हमारे पास सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट कहलाएंगे, और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और डबल प्रिसिशन कांस्टेंट क्या है जी, अगर हमारे पास डिजिट जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद अप टू 17 कैरेक्टर्स तक हमारे पास आ सकते हैं। 17 कैरेक्टर्स तक आएंगे डिजिट्स डेसिमल के बाद, तो हम उसे कहेंगे कि हमारी डबल प्रिसिशन वैल्यू है। और डबल प्रिसिशन वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। या उसका साइन क्या होता है, उसमें हैश साइन होता है। और सिंगल प्रिसिशन का साइन क्या होता है, सिंगल प्रिसिशन का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसके अलावा तीसरा हमने कांस्टेंट पढ़ा था, स्ट्रिंग कांस्टेंट था। स्ट्रिंग किसको कहेंगे जी,
सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं, यानी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो डबल कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज किए हुए हैं, उनको हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ आप कितनी दे सकते हैं स्ट्रिंग की? 255 करेक्टर्स दे सकते हैं, जिसमें आपका जो है स्पेसेस भी इंक्लूड होंगी। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी कांस्टेंट की, और कांस्टेंट की टाइप हो कि आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आप इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करेंगे, इसकी वीडियोस को देखेंगे, इसको समझेंगे, और उसके बाद फिर आप इसका अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपना लेक्चर हम फिनिश करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा,